Hello friends, again welcome back on my YouTube channel Ranju Classes of English Literature. In this video I am going to discuss some characteristics of the romantic school of poetry. So without any further ado, let's get start the video. जैसा फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स बता रखी हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रोमांटिक पोइट्री होता क्या है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, what do you understand by romantic poetry? Write a note on the romantic movement in English poetry, referring to the characteristics of the school of poetry as manifested in the various romantic poets. So friends, ये देखो, अब मैं इसको पढ़ूंगी, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जस्ट वेट फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम ये शुरू करने जा रहे हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कोलरिज एंड द रोमांटिक मूवमेंट। तो ये फ्रेंड्स, ये जो कोलरिज थे ना, ये भी रोमांटिक एरा से बिलोंग करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कोलरिज, ठीक है। अभी हम तो जैसे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक स्कूल ऑफ पोइट्री कर रहे हैं, देन उसके बाद हम अगर कभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम कोलरिज एज अ रोमांटिक पोइट डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे वर्ड्सवर्थ एज अ रोमांटिक पोइट है, पोइट ऑफ नेचर, ठीक है, प्रीस्ट बोला जाता है उन्हें। ऐसे ही कोलरिज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ स्कूल ऑफ पोइट्री डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश poetry has started as a conscious reaction against the neoclassical poetry of the 18th century. फ्रेंड्स, अब जैसे कि ये जो रोमांटिक मूवमेंट है, ठीक है, मतलब इससे पहले जो था हमारा न्यू क्लासिकल पीरियड आया था, ठीक है, जिसमें रेस्टोरेशन एज, ये सारी एजेस वगैरह आई थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश पोइट्री हैज़ स्टार्टेड एज अ कॉन्शियस रिएक्शन अगेंस्ट न्यू क्लासिकल पोइट्री ऑफ 18th century. Towards the close of 18th century, the great intellectual, moral and religious changes which marks the end of Age of Reason gains momentum and result in the romantic movement. Like all great movements, the romantic movement is resulted from the preparation of a preceding age. Its greatness lay in the way in which it draws together the formerly scattered elements of thought and feeling into a new and significant pattern. Thoughts and feelings can lie inherently side by side, like French Revolution, Methodism, idealist philosophy, which insist on the supreme importance of mind, and the work of Blake, William Blake भी फ्रेंड्स रोमांटिक पोइट थे, ठीक है। Work of Blake, Wordsworth and Coleridge all are expressions of creative forces working at the different levels within the society. Broadly, what the romantic movement attempts to out to bring God back into a living universe, and it has placed a higher value on private vision than upon journal theories, which has degenerated into dogma. At its best, the romantic movement adds a new dimension to man's vision of himself and the world about him, and is, as Coleridge is aware, a magnificent attempt to reconcile the heart and the head. देन फ्रेंड्स, यहाँ पे बता रखा है लिरिकल बैलेड्स के बारे में, ठीक है। वो हमने डिस्कस किया है कि रोमांटिक मूवमेंट से पहले जो है न्यू क्लासिकल पीरियड था, ठीक है, उसमें क्या क्या था। फिर उसकी हमने मेथोडिज्म, आइडियलिस्ट फिलोसफी, ये सारी मतलब ये चीज़ें भी हुई थी, ठीक है। इन चीज़ों को डिस्कस किया। जब रोमांटिक मूवमेंट आता है ना, तो उस टाइम पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ज़्यादा शुरू हो गया था, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि पब्लिकेशन लिरिकल बैलेड्स, ठीक है, द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स 1798 बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज मे बी रिगार्डेड एज द फाउंडिंग इवेंट ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। ये इन्होंने पब्लिकेशन किया था किसका, लिरिकल बैलेड्स का, जो दोनों ने मिलकर के लिखा था। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज का ये कलेक्शन था, ठीक है, पोम्स का।
उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं रोमांटिक मूवमेंट, ठीक है। तो द चीफ रोमांटिक पोइट्स बिसाइड वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज आर, मतलब चीफ रोमांटिक पोइट्स बिसाइड्स मतलब इनके अलावा, वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज के अलावा और कौन कौन से पोइट रहे हैं? स्कॉट, बायरन, शेली एंड कीट्स। वी डिस्कस नाउ द सेलियंट फीचर्स। अब हम क्या देखेंगे? सेलियंट फीचर्स देखेंगे रोमांटिक पोइट्री के। एंड इट्स मैनिफेस्टेशन इन द वर्क्स ऑफ पोइट्स इज टर्म्ड एज अ रोमांटिक पोइट। सो फ्रेंड्स, अब ये देखिए, ये देखो फ्रेंड्स, कोलरिज एंड रोमांटिक मोमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इमोशन एंड इमेजिनेशन। द इसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ रोमांटिक पोइट्री आर इमोशन। ये हाईलाइट नहीं हुआ फ्रेंड्स, ये हाईलाइट में है, हाईलाइट नहीं किया मैंने, और तो हाईलाइट कर दी, मेरा ध्यान नहीं गया यहाँ पे। इमोशंस एंड इमेजिनेशन का सबसे बड़ा रोल है। तो द इसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ रोमांटिक पोइट्री आर इमोशन एंड इमेजिनेशन। Neoclassical poetry appeals chiefly to reason. Romantic poetry has predominantly emotional appeal. Besides, neoclassical poetry shows very little exercise of the imagination of writer. Such purely imaginative poems of Keats, La Belle Dame Sans Mercy, ये मैंने पोम डिस्कस की हुई है फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना, ठीक है। ला बेली डेम सेंस मर्सी एंड कोलरिज कुबला खान कैन नॉट हैव बीन रिटन बाय एन 18th century poet. As for emotion, there is hardly any romantic poem which doesn't appeal chiefly to the heart is distinguished from the head. Even Wordsworth's Ode to Duty, which aims at teaching us a lesson, has an emotional appeal. Poet like Keats or Shelley, P.B. Shelley, ये जॉन कीट्स हैं, ठीक है। कीट्स एंड शेली, कीट्स भी फ्रेंड्स रोमांटिक पोइट थे, ये भी बहुत ज़्यादा नेचर पर लिखते थे, इनकी बहुत अच्छी अच्छी पोम्स हैं जो इन्होंने लिखी हुई हैं, ओड लिखी हुई है ना ज़्यादातर। Poets like Keats or Shelley indeed are intense and passionate. Even when the romantic poet wishes to teach a lesson, he doesn't do so like the 18th century poets. He teaches by appealing to us through our emotions. Shelley's Ozymandias, for instance, aims at teaching us a lesson, but the lesson is not directly preached. The poet succeeds in the impressing the moral upon us by raising in us a certain feeling or emotion of pure didactism. There is little in the work of romantic poets except in the later poems of Wordsworth. द नेचर इनका सबसे बड़ा फीचर रहा है फ्रेंड्स पोइट्री का। इमोशन तो था ही, इमोशंस होगा, इमेजिनेशन होगी, तभी जो है बढ़िया पोइट्री लिखी जा सकती है। ये रोमांटिक पोइट्री की सबसे बड़ी खासियत रही है। देन अगला जो फीचर आता है वो नेचर है। नेचर तो है ही है, ओब्वियसली रोमांटिक पोइट है। अब रोमांटिक पोइट वो वाले रोमांस की तो बात कर नहीं रहे हैं, ये नेचर से रिलेटेड प्यार को व्यक्त करके दिखा रहे हैं, ठीक है। कोई भी किसी ने पोइट ने, ज़्यादातर जो रोमांटिक पोइट्स उन्होंने किसी पेड़ को देखा, किसी फूल को देखा, उस पर कविता लिख दी, या कुछ भी बर्ड देखा, बर्ड वगैरह, नदियाँ होगी, झीलें होगी, ये सारा हमारा नेचर का ही तो पार्ट है। तो नेचर तो इसका डोमिनेंट फीचर रहा ही है, ठीक है। तो हम इसे डिस्कस करेंगे। नेचर, द 18th century poets are little interested in nature. Even when they do refer to her in their poems, they do so casually without having any genuine appreciations of her beauty or significance. The romantic poets, on the contrary, has a deep and sincere love for nature. देखो जो 18th सेंचुरी में जो थे न्यू क्लासिकल, उस टाइम का जो पीरियड था, ठीक है, न्यू क्लासिकल पीरियड था, रेस्टोरेशन जब एज चल रही थी, तो उस टाइम पर जो पोइट्स जो थे वो लिटल इंटरेस्टेड थे, मतलब थोड़े बहुत नेचर में इंटरेस्ट था, ज़्यादा नहीं था। लेकिन जैसे ही रोमांटिक पीरियड शुरू होता है, जो रोमांटिक पोइट्स हैं उनका डीप एंड सिंसियर लव था नेचर के लिए, ठीक है। यहाँ आई है ना लाइन। उसके बाद वर्ड्सवर्थ इज़ द ग्रेटेस्ट पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर, और रोमांटिक पोइट्री में तो इनका नाम सबसे पहले आता है फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत फेमस हैं ये वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ द ग्रेटेस्ट नेचर पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर। ही
gives nature a high status as an independent subject for poetry and develops a full-fledged philosophy regarding her. This is his chief contribution to the Romantic poetry. Coleridge, Scott, Byron, Shelley, and Keats are also ardent lovers of nature, though they can be distinguished from one another in their attitude to nature. Nature is a very important subject in their poetry. Nutting, Frost at Midnight, Lake, Lemon, Ode to the West Wind, Ode to Autumn, all are nature poems as they contain nature description as well as the poet's love for nature. They also reveal what significance nature holds for the पोइट। ठीक है, बिल्कुल ईजी लिखा हुआ, अच्छे से समझ में आ रहा है। ये पोम्स के डिस्क्रिप्शन मतलब पोम्स को बताया हुआ, पोम्स का टाइटल है ये, जोन से पोम है। ये जो एस टी कोलरिज की पोम है, ये विंडवेड्स नाइट अभी हमने डिस्कस की थी पीछे। ओड टू ऑटम ये जॉन कीट्स की है। ठीक है, ये सारी पोम्स के नाम दे रखे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आता है ह्यूमैनिटेरियनिज्म। ठीक है जी, इसमें लव फॉर लिबर्टी एक्सेट्रा बताया हुआ है। तो रोमांटिक पोइट्स हैज सिंसियर लव फॉर मैन ऑब्वियसली। हाँ, ये भी बहुत बड़ी खासियत रही है फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ। ये जो रोमांटिक पोइट हैं, ये नेचर से कॉमन लोगों के ऊपर इन्होंने लिखना शुरू करा था। ठीक है, पहले वाला जो लिटरेचर लिखा गया था वो तो भूल जाओ, उसमें तो नेचर का कहीं वर्णन ही नहीं था, ज़रा सा भी जिक्र नहीं था। अगर करते थे तो बहुत थोड़ा था। लेकिन फिर इन्होंने जो रोमांटिक पोइट आए, इन्होंने रुख किस तरफ मोड़ा, नेचर की तरफ। यार नेचर की तरफ भी तो ध्यान दो, इन चीज़ों को तो तुमने देख लिया। ठीक है, तो नेचर हुआ। नेचर के बाद सबसे पहला तो फ्रेंड्स जो हमने डिस्कस किया ऊपर, वो इमोशन एंड इमेजिनेशन, इसका पहला पॉइंट बना है। ये देखिए यहाँ लिखा है ना, इमोशन एंड इमेजिनेशन। देन हमने डिस्कस किया नेचर। ठीक है, उसके बाद हम कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियनिज्म, मीन्स कॉमन पीपल के ऊपर लिखना स्टार्ट हुआ फिर। तो ये वही बता रखा है, द रोमांटिक पोइट्स हैज सिंसियर लव फॉर मैन और रेदर देन द स्पिरिट ऑफ मैन। Wordsworth, Coleridge and Shelley has a superabundant enthusiasm for humanity। ये तीन poets का friends enthusiasm means जोश ज़्यादा था humanity के लिए। ठीक है, Wordsworth is deeply interested in simple village folk who lives in contact with nature। Coleridge shows his love for humanity in reflections on having left a place of retirement when he says that he would like to serve mankind। Both Wordsworth and Coleridge show admiration for the ideals that inspires the French Revolution। Shelley's whole poetry is an evidence of his humanitarian ardor। Shelley visualizes the golden age of man when there will be no slavery of any kind and love will reign। He expresses these ideas in his hymn to intellectual beauty and ode to west wind। Okay friends, then Byron too has a great love for liberty। He denounces tyranny in his ode to Napoleon। Then lyricism। ठीक है, the romantic poets are deeply subjective। सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव मीन्स होता है जो पर्सनल होता है। ठीक है, जो खुद से रिलेटेड होता है। ठीक है, जिसमें अब एक जो पोइट होता है ना, वैसे उसे कहते हैं कि पर्सनली नहीं होना चाहिए। कोई भी नॉवल हो गया, नॉवलिस्ट हो गया, उसे सब्जेक्टिव होकर नहीं, कभी भी नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, कई बारी पोइट्स ऐसा ही करते हैं, मतलब जैसे कोई सिंगर है मान लो, ठीक है, उसने कोई गाना कंपोज किया है, ठीक है, उसको फिर उसकी लिरिक्स भी उसने लिखी हैं, तो उसने उस गाने को गाया है, तो अगर वो खुद से रिलेटेड मतलब कर रहा है उसे, ठीक है, तो मतलब वो सब्जेक्टिव हो गया ज़्यादा। ठीक है, वैसे ज़्यादातर सिंगर्स ऐसा ही करते हैं। ऐसे ही अगर पोइट भी, नॉवलिस्ट भी, राइटर्स भी अगर इस तरह से करने लगें तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर फ्रेंड्स। कभी भी सब्जेक्टिव होकर नहीं लिखना है। ठीक है, जो पोइट्स हो गए, तो ये पोइट जो थे सब्जेक्टिव हो जाते थे, पर्सनली चले जाते थे। ठीक है, खुद को भी अपने मतलब खुद से रिलेटेड करने लग जाते थे सारी चीज़ को। और इनके पोम्स में तो खैर ज़्यादा देखने को मिला, ये इनका बहुत बड़ा फीचर रहा है।
ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, द रोमांटिक पोइट्स आर डीपली सब्जेक्टिव, दे राइट डीपली पर्सनल पोम्स रिवीलिंग देयर ओन नेचर, फीलिंग्स एंड थॉट्स. This subjectivity leads them to write lyrics. All the romantic poets have fine lyrics to their credit, but Shelley surpasses them all in this respect. Shelley's lyricism is exquisite, incomparable. The Ode to the West Wind is a supreme example of his lyric gift. Wordsworth, too, wrote excellent lyrics such as The Solitary Reaper. सो फ्रेंड्स, सब्जेक्टिव हो जाते थे और ज़्यादातर सब्जेक्टिव थे। वैसे तो कहते हैं कि पोइट्स को सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव होकर लिखना चाहिए, पोइट्स हो, नॉवलिस्ट हो, राइटर्स हो, ठीक है। क्योंकि फिर वो मतलब फिर वो जो लिख रहा है, वो जो नॉवल लिख रहा है, पोम लिख रहा है, फिर वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, मतलब ठीक है। और बायस्ड अनबायस्ड होकर लिखें तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपका कोई फेवरेट पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट्स या मतलब रोमांटिक पोइट्स में से, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम भी देखें कि आपके कौन से ज़्यादा फेवरेट पोइट हैं, ठीक है। मेरे तो ऑब्वियसली विलियम वर्ड्सवर्थ, बट आप में से देखते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है और आपको क्यों अच्छे लगते हैं, उनका रीज़न भी आपने बताना है, ठीक है। Then supernaturalism. Besides the above more or less common features, there are certain qualities of romantic poetry which are possessed by particular poets. Supernaturalism is an outstanding romantic quality. It gives to certain poems an atmosphere by virtue of which the romantic poetry is often called the Renaissance of wonder. Coleridge is a great master of supernaturalism in the ancient mariner इनकी पोम थी फ्रेंड्स ये. He is psychological, refined and subjective. Scott to write supernatural poetry, example William and Helen, though his supernaturalism is rather crude. Keats gives supernatural touches to some of his poems, such as La Belle Dame Saint Mercy and Eve of Saint Agnes. Then reference to distant land and past ages. Romantic poets often draws upon the Middle Ages. Keats loves the Middle Ages for their passion and chivalry and art. Scott for their action and adventures as also chivalry. Keats ये पोस्ट ऑफ एस बोलते हैं फ्रेंड्स. अब देखो यहाँ पे एस आएगा, ठीक है। लास्ट में अगर कोई वर्ड एस से ख़त्म हो रहा है, किसी का नाम वगैरह या कुछ भी हो, अगर आपने दोबारा से उसके बारे में बताना है कि कीट्स की पोम या कोई भी हो गया, ठीक है, एंडिंग लास्ट हो रही है, तो पोस्ट ऑफ एस दोबारा से यहाँ पे एक ऐसे करके कभी भी नहीं लिखते, फिर ये हमारा गलत माना जाएगा फ्रेंड्स. कीट्स है, तुमने ऐसे लिखा, पहले ऐसे लिख दिया, ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा से एस लगा रहे हो, ऐसा नहीं होता. एक ही एस आएगा जब अगर लास्ट वाला वर्ड एस से ख़त्म हुआ है तो, ठीक है. यहाँ पे एस ऑलरेडी था तो दोबारा से एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, पोस्ट ऑफ यहाँ आ जाएगा, फिर इसका मतलब ये बन जाएगा कीट्स. द ईव ऑफ एस.टी. एग्निस, कॉलरिज लव एंड स्कॉट विलियम एंड हेलेन ऑल हैव बीन इंस्पायर्ड बाय medieval times. Melancholy note. So there is a note of melancholy in romantic poetry. It may be a nostalgia for past glory or experience of sheer sadness. Byron shows his melancholy in Lake Leman. Byron's melancholy comes to have a special appeal over the continent. Keats wrote an ode to melancholy and Coleridge an ode to dejection. Then other characteristics of romantic poetry. Romantic poets are lovers of beauty, beauty of nature as well as of man. Keats wrote, "Beauty is truth, truth is beauty, and a thing of beauty is joy forever." Indeed, Keats' sensuous love of beauty is his chief quality as a romantic poet. Shelley writes a hymn of beauty, within bracket intellectual beauty, comma, of course, bracket close. Greek mythology has a fascinating effect on Keats and Shelley,
and to some extent also on Byron. Keats loves Greek mythology for the sensuous charm of its stories and writes several poems pertaining to it. His fancy contains references to Proserpine, Pluto, Job, etc. Shelley's poems to certain abundant reference to it. The World's Great Age Begins anew contains references to Ulysses, Battle of Troy, Sphinx, etc. देन हम देखते हैं अब क्या बचा है इसमें लास्ट. हाँ, सो स्टाइल बचा है, स्टाइल ऑफ द रोमांटिक पोइट्स. The style of the Romantic poets deserves special mention. In 18th century, conventional and artificial diction has been employed, and particular meter, the heroic couplet ये use करते थे, is thought to be the best meter for writing poetry. The Romantic poets introduced several new meters and stanzas forms with remarkable success. Their poems, especially those of Coleridge and Shelley, are marked by delightful melody and cadence. The Ancient Mariner and the Ode to the West Wind are musical. The Romantic poets also coins special phrases and uses fresh and beautiful words within bracket as against conventional and artificial words of the 18th century poetry bracket close. Wordsworth and Keats are especially known for their phrases. We come across such phrases as uncharted freedom, trailing clouds of glory, and virgin sense. In Wordsworth, an azure lidded sleep, purple red, and warm jewels in Keats. ये रहा फ्रेंड्स, कोलरिज इज़ अ रोमांटिक पोइट, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो ये हमने कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए हैं एक बारी दोबारा से देखते हैं. जैसे कि पहला हमने डिस्कस किया था इमोशन एंड इमेजिनेशन जो है सेलिएंट फीचर है रोमांटिक पोइट्री का. देन हमने डिस्कस किया नेचर का क्या रोल है. उसके बाद हमने ह्यूमैनिटेरियनिज्म देखा. उसके बाद हमने क्या देखा फ्रेंड्स, उसके बाद हमने और भी कई पॉइंट्स देखे, जैसे कि हमने मेलनकली वगैरह देखा. ठीक है, लिरिक्सिज्म, सुपर नेचुरलिज्म, ये देखिए लिरिक्सिज्म, सुपर नेचुरलिज्म, रेफरेंसेस टू डिस्टेंट लैंड एंड पास्ट एजेस, मेलनकली नोट और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री. देन हमने देखा स्टाइल. So that's for all today's lecture. I hope you like this video. If you like this video, so please subscribe my channel and as well as share with your friends. Thanks for watching this video. Have a nice day.